और 6 साल पहले जब मैं भारत में वापस आया था, तो मैंने सबसे पहले अगर किसी मीडिया वाले के साथ फोटो खिंचाई थी, तो वो अशोक जी थे और दबंग जी थे पाकिस्तान एम्बेसी में। मैं आज भी उस फोटो को बड़ा करके अपने घर में रखा हुआ हूँ। अशोक जी कह रहे थे कि हमको लोग हिंदू विरोधी कहेंगे और भगवा विरोधी कहेंगे। यहाँ तक भी शुक्र है सर, कोई हमें पाकिस्तानी ना कहे, हमें तो उसका भी डर है। बिटवीन द लाइन भी इन्होंने वो सब कुछ कह दिया है जो कहना चाहिए था, क्योंकि गुरु गोलवलकर से लेकर आज तक, जब से हमारा भारत आजाद हुआ है, तब से ये लोग तिरंगे के विरोधी रहे हैं। और एक बहुत लंबे समय तक नागपुर के इनके मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। उसके अलावा हमें तो शर्मिंदगी उस दिन ज्यादा हुई थी जिस दिन जापान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उल्टे तिरंगे के सामने खड़े होकर अपना फोटो सेशन कराया था। और उसके बावजूद भी किसी प्रोटोकॉल अफसर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सरकार से इस चीज के लिए माफी नहीं मांगी गई कि झंडा को उल्टा लटका दिया है, हरा रंग ऊपर है, भगवा नीचे है, और फिर भी प्रधानमंत्री उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा अपमान था। बाकी तिरंगे पर साइन करना, उससे चेहरा पोंछना, ये सब विवादित विषय रहे हैं। इसको उन्होंने इसकी वजाहत भी की है, ये ठीक रहा या गलत रहा। हाँ, यहां हम आते हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी का जो कुछ भी हमने देखा, उसको जब हम और थोड़ा सा गहराई से जाते हैं, तो जितना वो ढोल बजाने वाले लोग थे, वो पहले भारत में भी ऐसा कर चुके हैं। वो लगता है कि वही टीम थी जो भारत से गई थी, या जो भारत में ढोल पीटते थे, वहां जाके वो ढोल और भांगड़ा पीटते हैं। पंजाबी में हम ऐसे लोगों को भांड और मिरासी कहते हैं। वो झंडा उछाल रहे थे, नाच रहे थे, वो भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन उसके साथ आपने एक चीज गौर नहीं की, वो जिस बेडनबर्ग गेट के सामने खड़े होकर ये कार्यक्रम कर रहे थे, वो 17वीं शताब्दी में एक तानाशाह के द्वारा बनाया गया था और कभी नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह रहा है। तो उसके पीछे क्या संकेत जाते हैं? हिटलर की भूमि पर खड़े होकर आप इस तरीके का अपना कोई भी चिन्ह, व्यक्तिगत चिन्ह, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता कि भगवे का हिंदू धर्म से कोई संबंध है। हिंदू धर्म में तो पीतांबर को, पीले वस्त्रों को ज्यादा शुद्ध और ज्यादा पवित्र माना जाता है। भगवे का कोई उल्लेख मुझे नहीं मिलता। भगवा रंग बेसिकली तो सूफिज्म का प्रतीक रहा है, या पारसी का प्रतीक रहा है, जो उगते सूर्य को उनको प्रकट करता था। लेकिन फिर भी वो किसी का भी था, लेकिन वो देश का नहीं था, व्यक्तिगत था, किसी एक समूह का था, किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा का था, चाहे हम उससे सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस गेट के सामने खड़े होकर करना, फिर उस गेट को दिखाना बेडनबर्ग को, अपने आप में एक बहुत दुखद बात है। तीसरी, आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी का फोटो, हाँ, अगली बात जी, उस पर से आऊंगा। तो आप जो झंडे वाली बात है, या जो जर्मन में जो हुआ है और जिसको पीएमओ ने खुद किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्तर का आदमी और इस स्तर का ऑफिस संकेतों में बहुत कुछ कहता है। और उन संकेतों को काफी कुछ अशोक जी ने डिस्क्राइब कर दिया। आई सेकंड टू हिम। विदेश में इसको ऐसे लिया जाता है कि भारत कभी सपेरों का देश कहलाता था, फिर वो सॉफ्टवेयर किंग हो गया और आईटी सेक्टर के हम बादशाह हो गए। वो दोबारा से सपेरों का और मदारियों का देश हो गया। जिस देश का प्रधानमंत्री सड़क पे खड़े होकर ढोल पीटता हो, उस देश के बारे में आपकी क्या स्थिति और क्या सोच रही होगी? उस देश के नेतृत्व, जिस देश का नेतृत्व ही ऐसे मीडिया इवेंट करता हो, अपने साथ तमाशेबाज लेके जाता हो, वहां मदारियों वाले तमाशे करता हो, उस देश के बारे में आप क्या सोचते होंगे? आप जानते हैं कर्नाटका में हिजाब का अभी विवाद उठा था, उसके बाद कितनी कंपनियां बेंगलोर से वापस चली गई। पिछले एक हफ्ते से गुड़गांव में लाइट कट हो रही है, उद्योग विहार में और इंडस्ट्रियल एरिया में लाइट नहीं है। यहां से कितनी कंपनियां, मेरा बेटा खुद एक कंपनी में ऐसे में काम करता है, उसके खुद मालिकों ने कहा है कि इंडिया इज नॉट एबल टू कंटिन्यू अवर बिजनेस, वी शैल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम एनीवेयर इन अनदर कंट्री। वो बांग्लादेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान जाने के बारे में सोच रहे हैं।
तो आप अगर खुद ही तय करके बैठे हैं कि मैंने देश को पाषाण युग में लेके जाना है, तो फिर आपको कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा? इसको आप समझे कि हमारी पूरे देश की छवि खराब होती है। हमारे देश को, और इसके अलावा एक अतिरिक्त में अगर आप समझने की कोशिश करें, यादव साहब शायद इसको गहराई से लेंगे। जितनी भी विश्व की शक्तियां हैं या जिनको ब्लैक गवर्नमेंट्स या हम डीप स्टेट्स कहते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई एक शत्रु चाहिए होता है अपने सामने खड़े होने के लिए। तभी उनकी हथियार लॉबी चलती है, तभी उनका काम चलता है। सबसे पहले एक लॉबी खड़ी हुई थी, उन्होंने सबसे पहले एक शत्रु बनाया था कम्युनिस्ट को। पूरी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट एक वेस्टर्न लॉबी ने खड़ा कर दिया और थर्ड वर्ल्ड को, प्रॉक्सी वॉर को पैदा किया। उसके बाद उन लोगों ने इस्लामोफोबिया खड़ा किया। चाहे उनके वो लोग कहते हैं, मीडिया में भी आता है कि इराक में जिन लोगों ने काले झंडे लेकर नरसंहार किया था वो उन्हीं के बनाए हुए लोग थे। तो उन्होंने एक इस्लामोफोबिया खड़ा किया, हर आतंकवादी को इस्लाम से जोड़ दिया, मुस्लिम से जोड़ दिया। क्योंकि पैसा मिडिल ईस्ट के पास था और मिडिल ईस्ट अमेरिका के और वेस्टर्न वर्ल्ड से शिफ्ट होने वाला था रशिया में, तो उनको एक तीसरा शत्रु चाहिए, एक वर्चुअल उनको एनिमी चाहिए। वो एनिमी कौन होगा? नेचुरली सॉफ्ट टारगेट, जहां मूर्ख होंगे, जहां बेवकूफ होंगे, वही सॉफ्ट टारगेट होंगे और वही बनने वाले होंगे। तो मेरी आशंका है कि आने वाले टाइम में शायद इंडोफोबिया या हिंदुत्व फोबिया के नाम से एक नया सेगमेंट खड़ा हो सकता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने टीका लगाया हुआ है, अगर हमने भगवा गमछा पहना हुआ है, डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ वो आतंकवाद को जोड़ देंगे या हमें आतंकी बना देंगे। इस चीज को बहुत सिंसियरली ध्यान देके देखना चाहिए, और हमारी सरकार शायद खुद ही ऐसा चाहती हो तो उसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेतृत्व होता है, नीतियां उन्होंने बनाई होती हैं। और कम से कम प्रधानमंत्री इतने मूर्ख नहीं है, या प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर या उनके थिंक टैंक इतने जाहिल तो नहीं होंगे कि वो इन सब बातों को ना समझते हों। वो सब समझते हैं। मेरा मानना है कि अगर जापान में उल्टा झंडा फहराया गया था, उसके सामने प्रधानमंत्री खड़े हो गए थे, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई टीजर रहा होगा, कोई ना कोई सोच रही होगी, या भारत को नीचा दिखाने की एक साजिश रही होगी। हम लोग वहां चुप हो जाते हैं। हमारा मीडिया आज सवाल नहीं कर सकता सरकार के ऊपर, क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो ये सब हमारे लिए बहुत दुखद है, और ये हमारे लिए एक आने वाले बहुत बड़े खतरे को दे रहा है, क्योंकि 140 करोड़ भारत की इतनी ही आबादी है जितनी दुनिया में मुस्लिम्स की आबादी है। तो आप मान के चलें कि अगर 140 करोड़ का 1% आदमी भी अपनी राह से भटक जाता है, शंभू रैगर बन जाता है, आईसिस की तरह एक अनजान मजदूर का मुसलमान होने की वजह से कत्ल करके फिर उसकी वीडियो खींच के वो उसे वायरल करता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसी रास्ते पर चलाया जा रहा है जिस रास्ते से हमको बचना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।